शदीद बारिशों से कई लोगों की जान गई, कई एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा और अब भी कई मकामात ऐसे हैं जहां सैलाबी सूरत हाल है। तो सवाल यह है कि जब मालूम था कि बारिश होगी, पानी आएगा, तो ऐसे स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए जिससे नुकसान कम होता या नुकसान से बचा जा सकता। यही जानने के लिए आज हम बात करेंगे डीजी पीडीएम में सिंध सैयद सलमान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर यकीनी तौर पर बारिशें ज़्यादा हुई हैं और जब बारिश ज़्यादा होती है सर ज़ाहिर एक्सपेक्ट किया जाता है नुकसान भी ज़्यादा होगा क्योंकि काम उस तरीके से हुआ नहीं होता। सर मेरा सवाल यह है कि पीडीएम को मालूम था ज़ाहिर है कि बारिश होगी बिकॉज ज़ाहिर है पहले से अलर्ट्स जारी किए गए थे। सर कितना काम हुआ, कितनी तैयारी हुई, हम कितना तैयार थे इस बारिश से और हम कितना तैयार थे इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए? जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में लेने का। इस मरतबा जो मानसून के बारे में प्रेडिक्शंस थी ओवरऑल एज अ सीज़न, तो उसमें महकमा मौसमियात ने बताया था कि आम जितनी बारिशें होती हैं सिंध में उससे बारिशें ज़्यादा होनी हैं। और इसके अलावा पर्टिकुलरली अगर आप ये तो पूरे मौसम की पूरे सीज़न की बात है, जो पर्टिकुलरली इन दिनों की बात कर रहे हैं तो उसमें भी महकमा मौसमियात ने हमें जो है वो वक्तन फ़वक्तन अलर्ट्स जारी करते रहे, जिसमें बताया गया कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है और जिसमें कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। और उसके लिए जो है हमने जो तैयारियां होती हैं उसमें हमारी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग होती है। तमाम महकमों के साथ मिलके जो पिछले जो इश्यूज़ होते हैं जो कि हर साल रेज होते हैं, उन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए प्रोग्रेस ली जाती है और उसके बाद उनको कैटर करने के लिए जो भी मुनासिब इक़दाम हैं वो प्लान किए जाते हैं। इस मरतबा भी कराची में इन्होंने 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्ट किया गया था। उस सिलसिले में मीटिंग्स हुई जिसमें चीफ़ मिनिस्टर साहब के पास एक 4 तारीख को मीटिंग हुई थी और फिर उसके बाद जब 6 तारीख की बारिश होगी तो 7 तारीख को उसकी एक प्रोग्रेस मीटिंग हुई थी। उन दोनों मीटिंग्स में यही था कि नालों की सफाई पे फोकस करना है और इसके अलावा वो जो चोक पॉइंट्स जहाँ पे पानी हमेशा खड़ा होता है वहाँ पे मशीनरी की डिप्लॉयमेंट है। तो उस सिलसिले में पीडीएम को टास्क दिया गया था कि आप अपनी मशीनरी प्रोवाइड करें और वो डिस्ट्रिक्ट के डिस्पोजल पे रखें। पीडीएम सिंध ने तकरीबन कराची के लिए 50 मशीनें और हैदराबाद जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा था वहाँ के लिए 16 मशीनें उनके डिस्ट्रिक्ट्स को दी। और 6 तारीख के तजर्बे के बाद फिर ये पता चला कि ये अभी भी कुछ और मशीनों की ज़रूरत है, तो फिर हमने 4 मशीनें और जो है व्हीकल माउंटेड उनको प्रोवाइड की कराची की इंतज़ामिया को कि वो जगह जहाँ पे पानी खड़ा होता है जो 6 तारीख को जहाँ पे फेस हुआ था तो वो ना हो। तो इस वक्त टोटल 54 मशीन्स हमने कराची को हैवी ड्यूटी डीवाटरिंग मशीन्स जो कि ठीक ठाक क्वांटिटी में पानी का अखराज करती हैं वो हमने प्रोवाइड की। सर पूरे शहर को लगता है कि आप लोग बिल्कुल पहली बार काम करने के लिए बैठे थे। अब देखिए अगर आप किसी भी एक आम आदमी से जाके सवाल करेंगे ना कि पीडीएमए इसका काम क्या है, तो वो आम आदमी आपको बताएगा कि जब बारिश हो जाती है उसके बाद जो नुकसानात हो जाते हैं आप लोग सिर्फ एक रिपोर्ट बनाते हैं और जारी कर देते हैं। तो सर थोड़ा सा ना बताइए तो सही, क्या पीडीएमए का काम सिर्फ नुकसान का तखमीना ही लगाना है? क्या इसकी सिर्फ रिपोर्ट ही जारी करना है? अमलन बहुत कुछ होना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। नहीं जी, हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम जो होता है वो तो डिज़ास्टर के चारों साइकिल्स को देखना होता है और उन चारों साइकिल्स के लिए ही हम काम करते हैं। जैसे आपके इल्म में है कराची की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने आपने देखा कि लास्ट ईयर जिस तरीके से सादी टाउन में प्रॉब्लम हुआ था, पानी नहीं आया था, पानी आ गया था मली कैंट की तरफ और सादी टाउन की तरफ केडीए की ग्रिड स्टेशन थी, तो वो जहाँ पे वो जो एरियाज़ जहाँ पे हमारी ज़्यादा वनरेबिलिटी है उनको हमने उसको एड्रेस किया और इस मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उस तरह का इशू नहीं हुआ। बाकी जो कराची के जो क्रॉनिक इश्यूज़ हैं उनके नालों की, वो आपको पता है कि उसकी जो सूरत हाल है वो 2 दिन में करने वाला काम नहीं है। वो कराची के नालों का रीडिज़ाइन करके उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की बात है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे भी हमने मुतल्लिका इदारों को सबको ये चीज़ एडवाइस की हुई है कि आप जो है इनको जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये कराची का प्रॉब्लम हल नहीं होगा। तो इसलिए पीडीएम अपने जो रोल्स हैं वो उनको सही तरीके से कर रहा है और डेफिनेटली गवर्नमेंट्स की भी लिमिटेशंस होती हैं। कराची बहुत बड़ा शहर है, फंडिंग्स के इशू हैं इतने बड़े शहर के जिसका ड्रेनेज का निज़ाम और स्टॉर्म वाटर का निज़ाम आपस में मिक्स
फिक्स हो चुका है और वो तकरीबन 60 से 70 साल पुराना निज़ाम है। उसको ऑल टुगेदर सारा रिवैम्प करना जो है वो एक गो में पॉसिबल नहीं है। स्लोली ग्रेजुअली उस पर काम हो रहा है। जहाँ जहाँ पे कोई इश्यूज़ आते हैं वहाँ पे उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। नालों की सफाई मेन फोकस था इस मरतबा। नालों की सफाई जो है वो सिंध गवर्नमेंट के लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो इनका एक प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए कराई। इसके अलावा फिर फेडरल गवर्नमेंट के NDMA की टीमें भी उसमें आ गई, उन्होंने भी 3 नालों की सफाई का लिया। तो इन सारे प्रोसेस में PDA पे ऑन बोर्ड है और हम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट के हैं जो कि इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करते रहे हैं। सर ज़ाहिर है आप फोकस कर रहे हैं बार बार कराची पर। ज़ाहिर है वी एडमिट कराची में काम हुआ है, लेकिन सर हमारा आगाज़ में भी सवाल सिंध अंदरून सिंध का था। मैं अभी भी अंदरून सिंध की बात कर रहा हूँ। मुझे सर ये बता दें, ठीक है कराची में काम हुआ है, हैदराबाद में काम, लेकिन अंदरून सिंध की बात जब हम करें सर तो एक बार फिर बारिश की पेश गोई है। जिस तरह कुछ देर पहले हम नाज़रीन को बता रहे थे 2 और सिस्टम्स हैं जो आएंगे और सिंध में बारिश होगी, एक और स्पेल आएगा। क्या हम तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से पिछले स्पेल में आपने देखा कि पानी जो है वो बारिश कराची में अगर आप तीनों दिनों को मिलाएं तो तकरीबन कुछ इलाकों में तो 180 mm तक भी हुई है, बाकी नॉर्मली 60, 70, 40 ये डिफरेंट इलाकों में हुई है। तो अगर इतनी बारिश होती है तो इस मतलब आपने देखा कि काफ़ी पानी निकाल दिया गया था। विदिन 2-3 आवर्स काफ़ी इलाके क्लियर थे और कुछ जो पॉइंट्स थे जहाँ पे पानी रहा था। तो इस मतलब भी कोशिश करेंगे कि आवाम को ज़्यादा तकलीफ ना हो और कम से कम टाइम में हम जो है पानी का अखराज कर सकें। सर पड़ोसी मुल्क में इतनी तबाही थी, वेदर अलर्ट्स थे, सब कुछ था, CM सिंध को फिर भी ये कहना पड़ा कि इतनी मालूमात और इतना कुछ देखने के बावजूद भी बर वक्त इक़दाम क्यों नहीं किए गए, आबादियों को खाली क्यों नहीं कराया गया और उसका सारे का सारा डैमेज एक आम आदमी ने भुगता। मैं अंदरून सिंध की बात कर रही थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया सैयद सुलेमान शाह साहब हमारे साथ थे, आप इस सिलसिले में बात कर रहे थे। हम ज़रा अब कुछ ऐसे चेंज की बात करेंगे जो नागुज़ीर है। माहौलियात को बचाना नागुज़ीर है, पाकिस्तान की आबो हवा को बचाना नागुज़ीर है। इसके कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं और हम शायद अब उनकी तरफ बढ़ने लगे हैं। हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बढ़ना है, बिकॉज हमने कहा है कि हम माहौल को साफ़ करेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि माहौल को साफ़ करेंगे। उसी का एक स्टेप लिया गया, एक बोल्ड स्टेप लिया गया पाकिस्तान की तरफ से। यूरो 5 पेट्रोल की दरामद अब शुरू हो गई है, पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है और अब जनवरी 2021 में यूरो 5 डीजल की भी दरामद शुरू कर दी जाएगी। पेट्रोलियम डिवीजन यूरो 5 पेट्रोल के लिए टेस्टिंग लैब पहले से ही कायम कर चुकी है। यूरो 5 पेट्रोल के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी क्योंकि ये अच्छा पेट्रोल होगा, इसकी एमिशंस कम होंगी, माहौल साफ होगा। सवाल ये है कि जो पाकिस्तान में ऑलरेडी इंडस्ट्री है वो खुद पेट्रोल या डीजल की क्वालिटी यूरो 5 तक बढ़ाने में क्यों पीछे है? ये कैपेसिटी हमारे पास क्यों नहीं है? इस पर इन्वेस्ट क्यों नहीं किया गया? इस पर काम क्यों नहीं किया गया? ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ये भी एक सवाल। और यूरो 5 से कितना फायदा होगा? साथ में ये शिकवा कि ये तो सबसे बेहतरीन बिजनेस है, तो फिर तो इन्वेस्ट करना भी चाहिए। किरण, इंटरेस्ट की बात है ना, इंटरेस्ट हो तो काम हो जाता है। यहाँ क्यों नहीं हुआ मेरा इंटरेस्ट इसमें? एग्जैक्टली। एनालिस्ट हैं हमारे साथ इस वक्त शोएब फारूकी साहब, खासी गहरी निगाह रखते हैं इन तमाम मामलों पर, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर प्लीज़ सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान इस वक्त कितना क्रूड और कितना वाइट ऑयल यानी रिफाइंड पेट्रोल इंपोर्ट करता है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका मुझे मदऊ करने का। एक बड़ा पर्टिनेंट टॉपिक आजकल इस पे बहुत बात हो रही है। सबसे पहले इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, जैसा आपने कहा कि माहौल बेहतरी के लिए हम सब ने अपनी अपनी काविशें करनी है। इसमें से ये एक काविश है जो यूरो 5 की तरसील पाकिस्तान में शुरू हुई है और ये बहुत खुशाइन कदम है गवर्नमेंट का और मैं इस पे गवर्नमेंट को मुबारकबाद भी देता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा अहम है कि हम दूसरे कुछ एस्पेक्ट्स पे नज़र डालें। जैसा कि आपने कहा कि हम बहैसियत कंट्री, बहैसियत मुल्क, हम बहुत वाफिर मिकदार में तेल इंपोर्ट करते हैं और इसके ऊपर हमारा खासा ज़र मुबादला जो है वो खर्च होता है साल में। इसके अंदर हमारी जो खपत है तेल की मुल्क में वो तकरीबन 4 लाख बैरल एक दिन की है, जिसमें से हम तकरीबन 90,000 से लाख बैरल जो है वो मुल्क में खुद प्रोड्यूस करते हैं। खाम तेल की सूरत में जो हमारी रिफाइनरीज में जाता है और हम उसको फिर रिफाइन करते हैं।
और बाकी हम सारा इंपोर्ट करते हैं। इसमें जो इंपोर्ट होता है तकरीबन 3 लाख बैरल, इसमें से हमारे पास जो कैपेसिटी है मुल्क में 5 बड़ी रिफाइनरीज हैं, इसमें हम 40% खुद रिफाइन करते हैं, बाकी तकरीबन 60% या 50% हम रिफाइंड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल इस तरह है कि एक दूध अगर हम अपने घर में इस्तेमाल करें तो दूध मुख्तलिफ अक़साम का आता है, स्किम्ड मिल्क आता है, हाई फैट लो फैट मिल्क आता है, लेकिन जो एक रॉ मिल्क है वो एक भैंस के बाड़े से ही आएगा और फिर उसको हम रिफाइन करके अपने काबिल बनाएंगे और उसमें से डिफरेंट चीज़ें निकालेंगे जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसमें रखी है। इसी तरह से खाम तेल जो है उसके अंदर भी बहुत सी कंपोनेंट्स हैं जिसको हमें रिफाइन करके और फिर अपने लिए इस्तेमाल के काबिल बनाना है। तो जितना जितना हम उसको रिफाइन करेंगे उस पर रिफाइनरी कॉस्ट बढ़ेगी और वो हमारे लिए या सारिफ के लिए महंगा होता जाएगा। तो यूरो 5 स्टैंडर्ड जो है वो 2014 में यूरोपियन यूनियन ने इंट्रोड्यूस कराया और उसके लिए ये तंबीह की तमाम इदारों को, सारिफीन से लेके और प्रोड्यूसर्स और रिफाइनर्स को, कि वो अब इसकी तैयारी करें। और उससे पहले तैयारी की गई, एक ग्राउंड बनाया गया और फिर उसको इस्तेमाल किया गया। इसके लिए रिफाइनरी सेक्टर में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स हुई हमारे इर्द गिर्द तमाम ममालिक ने की। ही हुई सर, पाकिस्तान में नहीं हुई। हम पीछे थे थोड़ा, क्योंकि हमारी रिफाइनरीज जो हैं, जो 5 बड़ी रिफाइनरीज हैं, पिछले 20 सालों में सिर्फ एक काविश हुई जिसके अंदर हमने रिफाइनरी एक नई लगाई। हमने नई रिफाइनरीज नहीं लगाई और जो पुरानी रिफाइनरीज थी वो अरब क्रूड की बेस पे, जो काफ़ी हैवी होता है, थिक होता है, उसकी बेस पे डिज़ाइन हुई हुई हैं। वो रिफाइनरीज पुरानी हैं और उसमें ये जदीद तकाज़ों का तेल रिफाइन नहीं हो सकता। उसके लिए एक बहुत वाफिर मिकदार में सरमाया चाहिए और सरमायादार जब तक सरमाया खर्च नहीं करता, जब तक आप उसको एक स्टेबल लॉन्ग टर्म प्लान नहीं देंगे। तो ये हम एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्लान दिया जाएगा तभी वो इन्वेस्ट करेंगे। सर लेकिन अब थोड़ा सा मुझे बताएं एक सारिफ के लिए, क्योंकि सर ये डिस्कस हो रहा है कि यूरो 5 जो पेट्रोल है वो बहुत अच्छा है इंजन के लिए। ये कहा जा रहा है माइलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर पहले 1 लीटर में कोई गाड़ी 12 किलोमीटर कर रही थी, वो 14 करेगी। तो सर ये बात सही है या झूठ है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी मिसाल आपके नाजरीन के लिए थोड़ा सा उनको समझाने के लिए कि अगर मेरे पास हीरे जवाहरात हैं बहुत सारे और वो किसी पुरानी जगह पे रखे हैं और उसमें रस्ट हो गया है, गर्द जम गई है, उसके अंदर मैं उसको पॉलिश करवाऊं और उस पर ख़ासा सरमाया खर्च करूं और वापस लाके उसको उसी मिट्टी के बर्तन में धूल गर्द और पानी के अंदर रख दूं, तो वो तकरीबन 20-25 दिन में फिर वैसे ही हो जाएगा और उसकी चमक मांद पड़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह है कि यूरो 5 पेट्रोल मैंने मंगा तो लिया, लेकिन उसको क्या रखने की सलाहियत मेरे पास है, उस तरह के मर्तबान मेरे पास हैं। मेरा जो तरसील का निज़ाम है वो इस काबिल है कि वो उसकी जो है सही हिफाजत कर सकता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ तकरीबन ये जो 4 लाख बैरल तेल मैंने आपसे कहा कि वो डेली इस्तेमाल होता है, इसमें से तकरीबन 85% तेल की तरसील जो है वो टैंकर्स के थ्रू होती है पूरे मुल्क में। और वो टैंकर्स आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ अपने इर्द गिर्द चलते हुए, उनको देख के ये अंदाजा नहीं होता कि ये किसी खास क्वालिटी के मयार पे चल रहे हैं। उसमें से कुछ तो बड़े मुनफरिद नजर आते हैं, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ कंपनीज ने इस पे बड़ा काम किया है। लेकिन ये कि वो बिल्कुल नुमाया नजर आते हैं, लेकिन ज्यादा मिकदार जो है वो ऐसे टैंकर्स की है जो आउटडेटेड है। अब इसी तरह जो इंजन्स हैं जो ये फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, वो इंजन्स कौन से हैं? वो इंजन्स वो गाड़ियां हैं जो कि 800 सीसी से लेके 1000 और 1500 सीसी तक की गाड़ियां हैं। इसमें से तकरीबन 50% गाड़ियां 15 साल या उससे पुरानी हैं। और ये गाड़ियां अगर OEM रिकमेंडेशंस, यानी जिन्होंने इन गाड़ियों को बनाया, उनकी जो रिकमेंडेशंस थी कि आप इसके अंदर ये वाला तेल डालें, ये वाले प्लग्स लगाएं, इतने आवर्स के बाद उसकी सर्विस करें,
अगर तो वो तमाम चीजें फॉलो हुई उस इंजन में तो यूरो 5 उसकी इंजन की मतलब कारकर्दगी में 4 चांद लगा देगा। लेकिन अगर वो इंजन ऑलरेडी बहुत बुरी तरह इस्तेमाल हुआ, उसमें कार्बन बहुत मौजूद था, नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं। सर बिल्कुल 2 जुमलों में ये बताइएगा एक आम सारिफ को, एक आम आदमी को, कि यूरो 5 इस्तेमाल करने के लिए सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को मीट करना, ये सब कुछ उसके लिए कितना ज़रूरी है, एक खुद आम आदमी के लिए और माहौलियात के लिए? बिल्कुल क्विकली 2 जुमले सर आपके। जी बेहद ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको हीरे जवाहरात की मिसाल दी, उसके बगैर तो काम नहीं होगा, और उसके बगैर अगर वो यूरो 5 इस्तेमाल करेगा तो वो उसकी जेब पे ही भारी पड़ेगा वो, और उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो इंजन है वो पहले ही कार्बन एमिट कर रहा है। तो अगर उसके अंदर ये जो है हीरे मोतियों से जड़ा पेट्रोल भी डाल दिया जाएगा तो वो उसकी कारकर्दगी में कोई खातिर खा बेहतरीन नहीं ला सकता। सर महंगा मिलेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि यूरो 2 और यूरो 3 हमारे यहाँ इस्तेमाल होता रहा है, हो रहा है। उसके बाद अब ये यूरो 5 स्टैंडर्ड है और अब यूरो 7 भी आ चुका है दुनिया में, तो ये इसकी रिफाइनिंग कॉस्ट ज़्यादा है। और सबसे अहम बात आपके नाज़रीन के लिए, आपके लिए, कि हम इसको रिफाइंड फॉर्म में मंगा रहे हैं, जिसके ऊपर तमाम अखराजात हमारे बिल के अंदर डाल दिए जाएंगे। क्योंकि अभी तक सर गवर्नमेंट का क्लेम तो यही किया गया है कि प्राइस इसकी बढ़ेगी नहीं, लेकिन आपने जिस तरह बताया वो ज़ाहिर दुरुस्त बात है कि जब कॉस्ट ही ज़्यादा होगी तो फिर सारिफ को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। देखें, जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं आपके सामने रही पिछले 5 महीनों में, काफ़ी निचली सतह पे हैं, अभी भी हैं। तो तेल तो खाम तेल तो सस्ता ही है। अब क्योंकि हम एक रिफाइंड प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो वो महंगा होगा, और हमने उस हिसाब से ऑयल प्राइसेस या पेट्रोल प्राइसेस कम नहीं किए अपने मुल्क में, तो हमने इस रिफाइंड प्रोडक्ट को अपनी प्राइस मैकेनिज्म में एडजस्ट कर ली। ठीक, बेहद शुक्रिया शोएब फारूकी साहब। हम बचपन से अब तक यही पढ़ते आए, यही देखते आए, दरख्त लगाएं, बख्त जगाएं, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ाएं, ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं, शादाब बनाएं। अगर हमने ये ख्वाब और इसकी ताबीर को न ढूंढा तो हम पीछे नहीं होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये माहौलियात के लिए, खुर्राए अर्ज़ के लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ये बड़ा इनिशिएटिव लिया। इससे पहले केपी में ये इनिशिएटिव लिए गए थे, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में इसकी कोशिश की जा रही है। शजरकारी मुहिम बड़ी तेज़ी के साथ में चलाई जा रही है और हर तबका है ज़िंदगी, शुबा है ज़िंदगी की जानिब से इस सब को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, इसमें हिस्सा भी डाला जा रहा है। दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है, साथ के साथ कोरोना से बचना भी ज़रूरी है। कोरोना कमज़ोर पड़ा है, ख़त्म नहीं हुआ। अभी ईद गुजरी है, आगे और भी बहुत सारे ऐसे मौके आने हैं कि जिसमें अवामी इज्तिमात होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। अगर हमने एहतियात का दामन छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि कोरोना वापस आ जाएगा, हमारे दरमियान आ जाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से अपने आप को बचा पाएंगे? फिर से वही सब कुछ शुरू होने लगेगा, लोग बीमार होने लगेंगे, अस्पताल जाने लगेंगे। जहाँ एक तरफ सिचुएशन बड़ी ईज़ हो गई है, वो बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगी। उसी सब से बचना है, इसीलिए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अहम पैगाम दे दिया, पौधे भी लगाएं, एहतियात भी अपनाएं, क्योंकि दुनिया को बचाना है, पाकिस्तान को सबसे सबतरीन बनाना है, शादाब बनाना है, और कोरोना को मार भगाना है। पाकिस्तान को बदलना है और उसके लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना है, अपने लाइफ रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना है। तो हम बात करें प्लांटेशन की, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम फुटेज दिखा सकें ऐसी जहां पर पौधे लगाने के बाद पौधे उखाड़े गए, ये भी एक मंजर कल हमने देखा कि वहां पर जो पौधे लोगों को गुस्सा आ गया, बहुत से लड़के वहां पर पहुंच गए और उन्होंने वो पौधे वहां से निकाले। एनीवेज हम बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया मलिक अमीन असलम साहब ने, मुआविन खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली। आपसे बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक 35 लाख पौधे लगाए गए हैं। सर थोड़ा सा बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा पौधे किस जगह पर लगे या किस सूबे में लगे? जी, इसमें बिल्कुल जो 35 लाख पौधे लगे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट था वो KPK ने लिया था। और 20 लाख पौधे जो हैं वो KPK में लगाए गए हैं। ठीक। उसके बाद 12 लाख इसमें जो हैं वो पंजाब में और 3 लाख सिंध के अंदर हैं। राइट सर, क्योंकि मैं तज़किरा कर रहा था इससे पहले, एक जगह एक वाक़या पेश है जहाँ पर पौधे लगाए गए लेकिन लोगों ने आके पौधे उखाड़े। उन्होंने कहा
कि ये हमारी ज़मीन थी, अब विदाउट परमिशन यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं। सर इससे मुतालिक कुछ शेयर कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द सिचुएशन? जी बिल्कुल, एक तो ये बड़ा कंडेमेबल एक्ट है कि आपस में जो भी झगड़ा था उसका बदला इन्होंने पौधों से जो उतारा है, ये बड़ी ज्यादती की वहाँ पे जो भी हुआ। लेकिन ये 20 लाख पौधे KPK में कल लगाए गए और बड़ा मैसिव किस्म की प्लांटेशन वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और बड़े लोगों ने उसको बड़ा पुरजोश तरीके से वज़ीर आज़म साहब की जो कॉल थी उस पर पार्टिसिपेट किया। तो ये एक इंसिडेंट हुआ है वो जहाँ पे 20 लाख पौधे लगे हैं। वही पूछ रहा हूँ सर, ये इंसिडेंट एग्जैक्टली किस जगह पर हुआ सर? नहीं, दिस इज अ कंडेमेबल एक्ट, बट सर वो जो कहा जा रहा है या वो जो कहा जा रहा है कि ये हमारी जमीन थी, विदाउट परमिशन लगा, सर इसको प्लीज एड्रेस कीजिएगा, ये क्या मामला था? हाँ, इसमें हुआ यह था कि ये एक्चुअली एक कम्युनल लैंड है, कम्युनिटी की जो लैंड होती है। तो उसमें गवर्नमेंट जब गई तो गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया, जिनमें इनमें से एक शख्स था, उसने MOU साइन किया, तो बाकी लोगों ने फिर इस पर रिएक्ट शायद किया। लेकिन अब वो कल शाम को बात सेटल हो गई थी और कल शाम को ही वापस वहाँ पे रीप्लांटिंग हो गई है। ये जहाँ पौधे उखाड़े गए वहाँ पे अब दोबारा प्लांट लग चुके हैं। बहुत अच्छी बात। तो बुनियादी तौर से मसला वहीं से आया कि उनके एक फर्द को तो आप लोग तैयार कर पाए, बाकी लोगों को नहीं मना पाए। नहीं, उनको मनाने की बात नहीं थी। आई थिंक वो उस बंदे ने शायद मिस इन्फॉर्म किया था, क्योंकि जब कम्युनिटी की लैंड होती है तो सबका राइट होता है उसके ऊपर। तो एक शख्स उसकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता अनलेस वो सारी कम्युनिटी उसको वो राइट दे दे। सर शजरकारी मुहिम के लिए ये भी अब इम्पोर्टेंट हो गया। ऑन हिज ओन गवर्नमेंट से MOU साइन कर लिया था। सर ये भी अब गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो गया, ये भी टाइगर फोर्स के लिए जरूरी हो गया कि कहाँ पर दरख्त लगाए। यूं ही नहीं जाकर लगा देना, लोगों को परेशानी से बचाना भी है। मतलब अगर इस तरह की सिचुएशन खुदा ना खास्ता दोबारा आती है तो ये तो लॉस है सर, इसको ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल इसमें हम तो हर जगह पे कम्युनिटीज को साथ लेके चलते हैं। और ये कम्युनिटी जो KPK में कामयाबी हुई थी बिलियन ट्री की, वो वजह ये थी कि कम्युनिटीज़ ने ओनरशिप ली थी और हमने उन्हीं को गार्ड भी बनाया, उन्हीं को नौकरियां भी दी, क्योंकि वो लोकल कस्टोडियन होते हैं। मतलब गवर्नमेंट तो हर जगह हर वक्त मौजूद नहीं हो सकती, जो लोकल लोग हैं उनको आपको ओनरशिप देनी पड़ती है इसमें। सर पिछली वफाकी हुकूमत ने ये कहा था कि हम दरख्त गिनेंगे, तो अगर वाकई इस मुहिम के बारे में, इस ड्राइव के बारे में कोई कहे तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आप लोगों ने कहा है बिल्कुल वैसे ही काम किया है, कोई भी आगे दरख्त? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अपोजिशन जो है वो उसको हमारा खुला चैलेंज है कि वो आएँ और दरख्त गिने, और उनको हम खुद लेके जाएंगे जहाँ पे साइट्स हैं, खुद दिखाएंगे। ये दरख्त जो है ये इसकी जो KPK में जब हुआ था तो इंडिपेंडेंट असेसमेंट हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुख्तलिफ UN की बॉडीज़ हैं, WWF है, IUCN है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, FAO है, इन सब ने एंडोर्स किया था उस प्रोजेक्ट को। अगर सब मान गए थे, एक नहीं माना तो सिर्फ अपोजिशन नहीं मानी थी, तो वो बेशक दरख्त गिने जाकर हम उनको वेलकम करते हैं, हम दरख्त लगाएं भी सही और दरख्त जाके गिने भी सही। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वो दरख्त गिनते रहेंगे, थक जाएंगे, लेकिन दरख्त सर ये शर्त अच्छी थी, जिसे दरख्त गिनने का शौक है वो उतने नहीं तो उसके आधे के आधे लगा दे साथ में, ये कर ले। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो ग्रीनरी ज़रूरी है और दूसरी तरफ कोरोना से लड़ना भी ज़रूरी है, तो ये वक्त कितना इम्पोर्टेंट है और इन दोनों मामलात को एक साथ मैनेज करना ये कितना प्रॉब्लमेटिक था और आप लोग कर पाए? बिल्कुल, ये बहुत आपने अच्छी बात की कि इसमें जो ये देखें ना, कोरोना के ज़माने में अगर एक सेक्टर जब हमने सबसे पहला खोला था तो वो ये दरख्तों का सेक्टर था। वजह ये थी कि इसमें जो एक्टिविटी है वो कोरोना सेफ एक्टिविटी है, वो जॉब्स जनरेट करती है। आप मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग करके भी दरख्त लगा सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, फायर प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। हमने 84,000 जॉब्स दिए ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड, और वो इन्हीं एरियाज में दिए गए, और अब इंशाल्लाह हम उन जॉब्स को बढ़ा रहे हैं। तो ये तो एक कोरोना सेफ एक्टिविटी भी है, सदका जारिया भी है और मुल्क की ज़रूरत भी है। बेशक सर, फोकस आपका आज से नहीं पहले से KPK रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लांटेशन। व्हाई नॉट बलोचिस्तान सर, जहां पर बैरन लैंड है, जहां पर पॉपुलेशन नहीं है, वहां पर तो ईजियर, वहां पर ज्यादा जरूरी भी है, इजंट इट? जी इसमें कल बलोचिस्तान भी शामिल था, लेकिन बलोचिस्तान में इशू ये है पानी का, और वहाँ पर दरख्त लगाना और फिर उसको पानी देना कॉस्टली हो जाता है काफ़ी। लेकिन हमने तो ये तमाम प्रोविंसेस को ओपन चैलेंज दिया था कि आप सब लोग अपने अपने टारगेट्स दें, जितने आप का टारगेट देंगे उसका आधे पैसे गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट देगी, आधे आप दें
और आप लगाएं, हम उसको मॉनिटर करेंगे। ये सब प्रोविंसेस ने खुद टारगेट्स दिए थे हमें। हमने उनको नहीं कहा कि आपने कितने लगाने हैं। लेकिन बलूचिस्तान में ऑब्वियसली लैंड है, लेकिन वहाँ पे पानी का मसला है। जहाँ पानी है वहाँ पे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा कर रही है और उनकी भी बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ थी। और वहाँ पर दरख्त हमारे लिए बड़े कीमती हैं, क्योंकि वो वहाँ पे एक जो भी दरख्त लगता है वो उस बैरन और एरिड एरिया के अंदर बहुत फ़ायदा देता है। नो डाउट सर। इस टॉपिक से हट जाता हूँ ज़रा सा, टाइम भी मेरे पास कम है, लेकिन मुझे बताइए, हमने अभी कुछ देर पहले टॉपिक किया यूरो 5 का। जब हम टारगेट की बात करते हैं सर, ये हमारा टारगेट है, हमने अपने माहौल को साफ बनाना है और ये एक मैंडेटरी था पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए कि हमें अब यूरो 5 मंगवाना है क्योंकि हमें माहौल को बचाना है। नहीं, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं था ये। अगर आप गंदे फ्यूल के ऊपर ही आप चलना चाहते तो आप अगले 10 साल भी यूरो 2 पे चल सकते थे, लेकिन ये गवर्नमेंट ने खुद फैसला किया। देखें ना, यूरो 2 का स्टैंडर्ड 1992 में आया था, उसके बाद वो बतदरीज बेहतर होता गया, 3 आया, 4 आया, फिर 5 आया, और ये बीच में कई हुकूमतें आई हैं लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वजह उसकी ये थी कि कुछ लॉबीज थी, उनको इस चीज़ में फ़ायदा था कि गंदा फ्यूल पाकिस्तान में आता रहे, वो अपने पैसे बनाते रहे। सर सोच ये थी कि वो सस्ता पेट्रोल मिले। अभी अगर यूरो 5 आएगा सर, महंगा होगा या नहीं होगा? क्योंकि कह रहे हैं कि महंगा होगा। नहीं, महंगा नहीं, बिल्कुल महंगा नहीं होगा। उसी प्राइस पे मिलेगा पेट्रोल, और इंशाल्लाह अच्छा पेट्रोल मिलेगा जो कि 10 गुना ज़्यादा बेहतर होगा माहौल के लिए। सर कॉस्ट बड़ी नहीं है? क्योंकि जब हम फिनिश प्रोडक्ट मंगवाएंगे बाहर से तो कॉस्ट बढ़ती है। कॉस्ट इसकी यूरो 5 की वजह से नहीं बढ़ी, और ये इसका हमने ये कैबिनेट में भी समरी गई थी इसकी। इसका कॉस्ट के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। दैट मींस सारिफ को ये कॉस्ट ज्यादा बेयर नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि कॉस्ट सेविंग होगी इसके अंदर, क्योंकि जब आप ये यूरो 5 डालेंगे आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ जाती है इससे। पोल्यूशन भी कम होती है और गाड़ी की माइलेज भी बढ़ती है। ठीक, बेहद शुक्रिया सर, आप साथ मौजूद थे। टू ऐड और वांट टू आस्क समथिंग? मैं पूछना चाहती हूँ बस कि ये जादू होगा कैसे? इतनी क्वालिटी की चीज मिलेगी और फिर उसके बाद में कैसे? मैं इस मामले को कहीं और चलिए किसी और दिन। सर बहुत शुक्रिया मलिक साहब से बात करेंगे और इसी किसी और दिन करेंगे, क्योंकि मैं तो मलिक साहब से बात और भी करना चाह रहा था कि ये तो हमने ज़रा यूरो 5 से मुताल्लिक की, मैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से मुताल्लिक भी बात करना चाहता हूँ। आगे के टॉपिक्स मत बताएं, टीम का होमवर्क जारी है। आगे बढ़ जाते हैं, कोयटा आपको लेकर चलते हैं। पैशन, ये शौक, इसकी बुनियाद क्या है? कैसे ये सब शुरू हुआ? ना आपने कहा हमको डरना नहीं है, उछलेंगे, कूदेंगे, कलाबाजियां खाएंगे, सबको दिखाएंगे वीडियो बना के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है। तो मेरा प्रोफेशन पार्कोर है। तो मुझे इसका पार्कोर का शौक़ बचपन से हुआ था। फिल्मों में स्टंट्स देख के, जैकी चैन का स्टंट्स देख के, मतलब इस तरह स्टंट्स देख के मुझे शौक़ पड़ गया। तो बचपन से ही मुझे शौक़ पड़ गया था इस चीज़ का। फिर मुझे इस फील्ड में 8 साल हो रहा है। तो मैं हज़ारा पार्कोर का मेंबर हूँ। तो हज़ारा पार्कोर भी बेसिकली 13 इयर्स हो रहा है उसका। तो ये हज़ारा पार्कोर में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने मेंबर्स हैं? फ़िलहाल तो हज़ारा पार्कोर टीम में 15 मेंबर्स है। ओके, और ये गुज़श्ता 13 साल से ये है, और 13 साल से ये 15-35 या इनकी प्लीज़ एज भी बताएं। सबसे छोटी उम्र का कौन है? सबसे छोटी उम्र मतलब उसका टीनेजर है। जी। अच्छा, और प्रैक्टिस आप लोग अलग-अलग करते हैं? प्रैक्टिस आप लोग अलग-अलग करते हैं, सारे मिलके करते हैं? नहीं, साथ प्रैक्टिस तो साथ करते हैं, मतलब इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। मतलब सहूलत तो नहीं है हमारे पास, तो इसी तरह ग्राउंड पे कच्ची मैदानियों पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वहीं पर ज़्यादा अच्छा भी लगता है। फिर चोटें भी लगती हैं? खुद को चोट से, इंजरी से भी बचाना होता है? काफी इसमें चोट लगता है। जी, पार्कोर ऐसी गेम है, मतलब इसमें चोटें बहुत लगते हैं, हाथ पाँव निकलते हैं, तोड़ भी सकते हैं। मतलब आपको कितनी बार चोट लगी अल्ताफ? मुझे काफ़ी चोटें लगे। तो मतलब अगर शौक हो इस फील्ड में तो चोटें मतलब नज़रअंदाज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन मुझे अल्ताफ ये बताएं कि ये इतनी ज़बरदस्त वीडियो है कि वो देखकर लगता है किसी मूवी का सीन है, और मूवी में तो हम देखते हैं वो समटाइम्स तो फेक स्टंट्स भी होते हैं, लेकिन आपका शौक है किसी मूवी में काम करने का और स्टंट वहाँ पर दिखाने का? जी, पहले मतलब इसी काफ़ी मुख्तलिफ टीवी शोज़ में काम किया, कमर्शियल्स में स्टंट किया, मतलब तीफा इन ट्रबल, फिर नेस्ले नेस्फ्रूटा फनकार में भी हम लोगों का परफॉर्मेंस है। इसी मुख्तलिफ से इवेंट्स में हम लोगों को इनवाइट करते हैं। सही, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भी मतलब हम लोगों का स्टंट है। आप लोग मतलब शौक भी मुझे और इससे मजीद आगे बढ़ने का। वाह। अच्छा, अभी आपने जैकी चैन की बात की ना, तो वो तो 365 दिन और 365 का डबल, और कभी 365 इंजरीज उनको आती थी।
लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने खुद को इंजरी से बचाना सीखा। इसके लिए उनको लोग भी मिले, मेडिकल टीम मिली, फिर उनको उनके फाइटर्स मिले, इंस्ट्रक्टर्स मिले। आप सारे ग्रुप को ये सारे काम खुद करने पड़ते हैं, खुद को बचाना पड़ता है? जी जी, मतलब सब हमारे ऊपर है। मतलब हम लोग अपने आप की मदद चल रहे हैं अभी तक, कि मतलब अभी तक कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है। मतलब हम लोगों को हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। कैसा प्लेटफॉर्म? एज अकेडमी भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन मैं किरण जब आप सवाल कर रही थी ना, तो मैं लिटरली उस विजुअल में खो गया था। अल्ताफ, इतनी ऊंचाई से जंप, इतनी ऊंचाई से जंप, ये बहुत डेंजरस है। जी, मतलब 2 मंजिल से भी हम लोग जंप किया हुआ है। 2 मंजिल से जंप। और ये मुझे बताइए कि अगर 2 मंजिल से आप जंप कर रहे हैं और अगर खुदा ना खास्ता आपको या किसी को चोट लगती है, तो फिर वो जो तिब्बी सहूलत है ना, मेडिकल हेल्प, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, वो कितना करीब या कितना दूर? तकरीबन 1 घंटा दूर है हम यहाँ से। ओके, लेकिन हॉस्पिटल का मुझे अल्ताफ ये बताएं, क्योंकि यहाँ के मनाजिर देखकर मुझे लग रहा है कि ये जो फुर्ती है ना, ये हेरिडिटरी है। ये ऑलरेडी वहाँ के सब बच्चों की यही फिटनेस है, यही उनकी फुर्ती है, यही उनकी एक्टिवनेस है। ऐसा ही है, ये वहाँ का माहौल ही ऐसा है। जी जी, मतलब पार्कोर तो बेसिकली इसका मतलब आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ मैं। पार्कोर क्या है, मतलब आपने अपना प्रॉपरली से आपने अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखना है। मतलब किस तरह मैंने हवा में घूमना है, मतलब क्या करना है। जब भी आप मंजिल से जब गिरोगे तो अपने ज़हन में यही होगा कि मैंने गिरना तो है, लेकिन किस तरह गिरना है, मतलब ये सेफ हो, प्रॉपर लैंडिंग हो। कैसे गिर के फौरन कलाबाजी खानी है, ये बहुत ज़रूरी है टू लर्न दैट। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, अब चूँकि आप नया दिन के प्लेटफॉर्म पर, समा के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, अब आम पाकिस्तानी भी आपको सुन रहे हैं, अब आपके सूबे के लोग भी, करता धरता भी आपको सुन रहे हैं, अब हुकूमतें आपकी बात सुन रही हैं। तो अगर आप चाहें तो इस वक्त ये अपील कर सकते हैं कि आप लोगों को मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए, आपको कोई ऐसी टीम मिलनी चाहिए कि जो आपको चोटों से बचाए, आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराए। कहीं आप कमज़ोर पड़ रहे हो तो वो आपका साथ देने के लिए मौजूद हो। अगर आप चाहें तो अब इस वक्त सब आपको सुन रहे हैं, आप बात कर सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, सबसे मतलब आप सबसे मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है मुझे कि मतलब सब स्पोर्ट्स टीम को सपोर्ट करें, मतलब उसके हौसला अफजाई के लिए कुछ सपोर्ट के, या मतलब हेल्थ केयर के लिए हिसाब से जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके वो करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बात बताएं, जो लोग आपको देख रहे हैं और स्पेशली जो यंग लोग आपको देख रहे हैं, जो कि शायद इंस्पायर हो गए होंगे और वो खुद करने की कोशिश करेंगे, प्लीज़ एक तो बताएं कि खुद अगर करना है तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इस पर बात कीजिएगा। जी, तो इस चीज़ के पहले आपने मतलब आपने घर में भी हो सकता है, आपने करना है, मतलब वर्कआउट करना है अपने बॉडी को, मतलब पहले तैयार करना है फ्लिप्स के लिए। बाद में 2-3 महीने बाद आपने जाके पार्कोर मतलब स्टार्ट करना है। मैं पहले कर सकता हूँ, फिजिकली वर्कआउट करना है। मैं कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ। जी, आप भी कर सकते हैं। लेट्स गो टू क्वेटा। हुसैन, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे। इस सिलसिले में बादशाह शोएब वैसे भी कर सकते हैं, मैंने इनको देखा है। शहर की बड़ों की बड़ी कोर्ट में बड़ों से बड़ी खिंचाई हुई। बड़ी बात है जी। किरण, चीफ जस्टिस साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और मेयर कराची वसीम अख्तर साहब को उन्होंने बाकायदा मुखातिब होकर कहा कि अल्लाह हाफिज। उन्होंने कहा कि आप लोगों को मुंतखब किया जाता है खिदमत के लिए, लेकिन आपसे जब सवाल होता है तो आपके पास जवाब इतना सही होता है कि हमारे पास तो इख्तियारात नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ये मनसब छोड़ दो, जान छोड़ दो कराची की। कब तक मुसल्लत रहेंगे आप? जाइए ना, लोगों की जान छोड़ दीजिए ना। आप जाएंगे तो लोगों की जान छूटेगी। वजीर आला दौरा करके आ जाते, होता कुछ भी नहीं है। लगता है लोगों के साथ दुश्मनी की जा रही है।
ये क्या हाल किया हुआ है? लगता है यहाँ के लोगों के साथ किसी किस्म की दुश्मनी निकाली जा रही है। मेयर भी कराची के बहुत बड़े दुश्मन हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शहर कायद से मुतालिक मुख्तलिफ केसेस पर कराची रजिस्ट्री में अदालत लगाई तो बड़े बड़ों की शामत आ गई। मेयर को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि उनको खिदमत के लिए मुंतखब किया और कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ तबाही की है, कुछ नहीं कर सकते तो जान छोड़ दो लोगों की। कब तक मुसल्लत रहेंगे? बच्चे रोज गटर में डूब रहे हैं, कौन ठीक करेगा? मेरी गाड़ी का पहिया मैन होल में गिर गया। वसीम अख्तर से इस्तफसार किया कि कब जा रहे हैं आप? 30 अगस्त के जवाब पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जान छूटेगी लोगों की, जाएं आप, अल्लाह हाफिज। किसी ने शहर को नहीं बनाया, सिर्फ तबाह किया। पहले वाले भी और उनसे पहले वालों ने भी। बड़े बड़े मिनिस्टर्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लोगों को जबान दिखाते हैं। लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। वज़ीर आला सिंध हेलीकॉप्टर पर दौरा करके आ जाते हैं, होता कुछ भी नहीं। पूरे शहर में कचरा, गंदगी है, हर तरफ ताफुन की सूरत हाल है। एडवोकेट जनरल साहब, क्या कोई इस शहर के लिए करने वाला है? अदालत उस्मा ने सिंध हुकूमत को मुकर्ररा मुद्दत में अंडर पासेज और फ्लाई ओवर्स बनाने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत और मकामी इंतजामिया पर कल का दिन भी भारी गुजरेगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कराची रजिस्ट्री में कल भी मुकदमात की समाअत जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ इरफान उल हक, समा, कराची। आज होने वाली समाअत से मुतालिक भी आपको आगे चलकर अपडेट करेंगे। शहर के जो मसाइल हैं और इख्तियारात की जो बात है, जो वसीम अख्तर साहब पहले दिन से करते चले आए, उसी पर बात करेंगे। एक बार फिर बात करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मेयर साहब, बेहद शुक्रिया। सर गुज़श्ता रोज़ अदालत काफ़ी नाराज़ दिखाई दी। सर, उस नाराज़ी और जो ज़ाहिर है जो बात आप करते हैं बार बार, इख्तियारात नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं, दैट इज़ द रीज़न कि आप लोगों को फैसिलिटेट कर नहीं पाते। सिचुएशन तो सर ऐसी ही रहेगी, नज़र यही आता है, क्योंकि हुकूमतें ऐसी ही हैं, क्योंकि एक पार्टी का मामला नहीं है, इट्स अबाउट डिफरेंट पार्टीज़। आपकी सोच क्या है सर? आइंदा होने वाले इंतखाबात में भी क्या आप मेयर के लिए इंतखाब लड़ेंगे? देखिए, पॉइंट ये नहीं है मेयर नो मेयर, मसला है मसाइल का हल। वो भी यही कह रहे हैं। जो आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, मैं उनकी नाराज़गी को बजा तस्वुर करता हूँ, बिल्कुल बजा है। कराची का जो हाल हो गया है, हर शख्स यही कहेगा कि ये क्या हाल है, हर जगह इशू हैं, कोई रिजॉल्व नहीं होता। अब पॉइंट ये है, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। 4 साल मेरे कंप्लीशन पे हैं, मैं तो अगस्त में चला जाऊँगा, मगर क्या आने वाला मेयर के पास वो इख्तियार होंगे जो होने चाहिए? मैं स्ट्रगल करता रहा हूँ पूरे 4 साल के इख्तियारात मेयर को दिए जाएं, वसाइल मेयर को दिए जाएं, ताकि वो जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं कराची के, पानी, बिजली, सीवेज, ट्रांसपोर्ट, कचरा का डिस्पोज़ल, सीवेज का डिस्पोज़ल, सड़कें, ये फंक्शंस तो कम से कम मेयर के मातहत हों। ये डिपार्टमेंट्स मेयर के मातहत है ही नहीं। अब अगर ये डिपार्टमेंट्स नहीं हैं तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कोई कि वो डिलीवर करेगा? तो मेरी रिक्वेस्ट तो ये होगी सुप्रीम कोर्ट से कि आर्टिकल 140A की पटिशन पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ कि इख्तियारात किसी भी मेयर को, मेरे बाद जो भी मेयर है उसको इख्तियारात दिलवाएँ। और अगर रिमार्क्स ये हैं कि अगर इख्तियारात नहीं है घर जाएँ, तो मैं ये भी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही छोड़ता हूँ। तो फिर आने वाला जो इलेक्शन है, अगर इन्हीं इख्तियारात वसाइल के साथ कराया जाएगा तो ना कराया जाए तो बेहतर है। सवाल अभी भी वही है मेयर साहब, सवाल अभी भी वही है। अगर यही इख्तियारात थे और काम मुमकिन नहीं था तो फिर मनसब पे आप क्या कर रहे हैं? और ये सिर्फ आला अदलिया नहीं, ये आपसे शहरी भी पूछ रहे हैं। चलिए उन्हीं का सवाल आपके सामने रखते हैं, एक आम शहरी का, कराची आइट का सवाल आपके सामने रखते हैं। थोड़ा हिसाब किताब से बताइए, कितने फीसद इस शहर के इख्तियारात आपके पास हैं, और इस तमाम अरसे में, इस तमाम मुद्दत में आपका किन इख्तियारात के लिए मुतालबा रहा या शिकवा रहा? प्लीज़ थोड़ा सा बताइए, आसान करके। बिल्कुल देखें, आज मेरी 4 साल की जो बात थी, मैंने जो और वॉइस रेस की, उसमें कल सिंध गवर्नमेंट ने ख़ुद एक्सेप्ट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि कराची का 70% लैंड कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट के पास है। ये तो मैं कहता रहा हूँ, मगर कल सिंध गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया। ये 20% सिंध गवर्नमेंट के पास है, 10% KMC के पास है। तो अब
इस तरह से सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैसे? जब तक एक अम्ब्रेला के नीचे सारे इख्तियारात नहीं होंगे, डिलीवर नहीं हो सकता। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि जो भी मेयर आए वो बाइख्तियार हो, उसके पास वाटर बोर्ड हो, उसके पास मास्टर प्लान हो, उसके पास बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चार्ज हो, उसके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चार्ज हो, उसके पास ट्रांसपोर्ट हो, उसके पास पुलिस हो। ये इख्तियारात दिए जाएंगे तो मेयर, चेयरमैन, डिप्टी मेयर डिलीवर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने क्लियरली बता दिया सर, लेकिन जाहिर है जब आपने मेयर का हल्फ उठाया उसके बाद से आप ये शिकायत करते चले आए कि इख्तियारात नहीं हैं। सर, वो दिन और आज का दिन और आपके रोज़ाना का होने वाला एहतजाज, कोई फ़र्क आया सर? इन 4 सालों में इख्तियारात से मुताल्लिक़ कुछ बेहतरी आई? कोई इख्तियार जो कि आपने कहा और आपको मिला भी हो? जो भी रिलीफ मिला मुझे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे ही मिला है। अच्छा। अगर के इलेक्ट्रिक ने बिजली काट दी केएमसी की तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बहाल हुई, सिंध गवर्नमेंट से पैसे दिलवाए गए। नालों की सफाई की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने पैसे दिलवाए सिंध गवर्नमेंट से। इंक्रोचमेंट की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सादिर फरमाए। पेंशन की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन दिलवाई। तो मुझे तो बड़ा रिलीफ मिल रहा था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। अगर इसी तरह ये सिस्टम बहाल हो जाए, 140 आर्टिकल इम्प्लीमेंट हो जाए सुप्रीम कोर्ट के पास जो पेंडिंग पड़ा है, मैं समझता हूँ बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और मेयर साहब, ये सईद गनी साहब की बात, वो कहते हैं कि कानून के मुताबिक ही फंड्स का इजरा किया जाता है, तो क्या फंड्स आप तक पहुँचते नहीं हैं या ये फंड्स नाकाफ़ी हैं? देखें, जो हमें पैसे मिलते हैं वो तनख्वाहों के मिलते हैं, जो कि वो भी पूरे नहीं मिलते। आज 16.5 करोड़ का शॉर्टफॉल है हर महीने तनख्वाहों का। उसके बाद जो एडीपी के पैसे मिलते हैं, जो मेरे 35 डिपार्टमेंट हैं जिसमें 14 अस्पताल हैं और 102 सड़कें हैं, ब्रिजेज़ हैं, अंडरपासेस हैं, उनकी मेंटेनेंस है। फिर नई छोटी मोटी स्कीमें देनी पड़ती हैं वाटर बोर्ड से रिलेटेड, सीवेज से रिलेटेड, उसके लिए फंड्स नाकाफ़ी होते हैं। केएमसी की अपनी जनरेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है कोविड के बाद। उससे पहले भी जो डिपार्टमेंट जनरेशन करते थे फंड्स की, वो मेरे पास नहीं है, वो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। तो केएमसी के पास भी इतना फंड नहीं होता कि वो अपनी तनख्वाहें भी पूरी कर सके। राइट सर, सूबाई हुकूमत आप पर और आप सूबाई हुकूमत पर शहर की हालत की जिम्मेदारी डालते हैं। अवाम को ज़रा बताएं सर कि असल जिम्मेदार कौन है? देखें, असली ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ इख्तियारात जो निचली सतह पे जाने हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। तो आइन में पाबंदी हो जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे और डिसीजन दे उसका जल्द से जल्द। तो ये सिस्टम मजबूत हो सकता है और लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। यानी निचली सतह पर मुंतकिली इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिटी। सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन एक बात आपने क्लियरली की किरण, कि अगर यही इख्तियारात रहने हैं, हालात यही रहने, तो फिर आइंदा इंतखाबात ना कराए जाएं। यानी पहले सिस्टम को बेहतर बना लें, जो राइट्स जिसके हैं वो उसको दे दे, तभी मसले को आप सुलझा सकते हैं। उसके पहले जो भी कुछ हो रहा है वो नाकाफ़ी है, वो ज़रूरी नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ यूँ समझिए कि बस खबर बन रही है और नई खबर आ रही है। बहरहाल खबर तो ये भी है कि जैसे ही हुकूमत की जानिब से SOPs के साथ साथ जिंदगी का पहिया चलाने की बात की गई, तो लोगों को याद आया कि अरे हमें तो सैर को भी जाना था। हमें ज्वाइन किया है डीजी गलियात रजा अली हबीब साहब ने। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करें आप। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अभी हमारे रिपोर्टर भी जिस तरह बता रहे थे मुख्तलिफ सियाती मकामात से मुतालिक कि वहाँ पर रश है, सर गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस क्या थी इस रश को मैनेज करने से मुतालिक? क्योंकि हमने तो यही सुना कि कहीं पर रश लगने दिया नहीं जाएगा, लेकिन सर सिचुएशन ऐसे कि रश है, इससे तो सर कोरोना फिर से फैल सकता है, स्पाइक फिर से आ सकती है। थैंक यू सो मच जी। गवर्नमेंट की तरफ से बड़े वाज़ेह अहकाम थे, SOPs जो हमने ट्रेड यूनियन वालों के साथ और यहाँ मकामी जो भी बिजनेस करते हैं उनके साथ हमने डिटेल में इनफैक्ट लास्ट 1 मंथ में उनको SOP समझाएं। लेकिन सिचुएशन जो हमने देखी यहाँ पे, जाहिर बात है कि जो इलाका जो कैपेसिटी 50,000 से 1 लाख व्हीकल की कैपेसिटी मैक्सिमम हो सकती है, वहाँ पे हमारे पास उसके 4 टाइम ज्यादा लोग आ चुके हैं। ओके, तो यानी 4 लाख है जी, बिल्कुल। तो अभी हमने जो उसको रिविजिट किया है, हमने कहा है कि चेक पॉइंट्स पे 2 दिनों से हमारी टीमें विजिट कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की,
और हम एंट्री पॉइंट्स पे ही ये इंश्योर कराना चाहते हैं कि अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो नो मास्क नो टूरिज्म। सर इजी ये नहीं रहता, ये हमारी सर इजी ये नहीं रहता कि फिर आप इलाके की कैपेसिटी को देखते हुए लोगों को एक्सेस देते हैं? यस, या एंट्री पॉइंट पे एटलीस्ट अब आप बैन लगा दें कि आप एंटर नहीं होंगे मजीद सयाह। जी बिल्कुल, मैंने जैसे कहा ना कि हमने रिविजिट की हमने अपनी पॉलिसी को, हमने अब डेली पे मॉनिटर कर रहे हैं, काउंटिंग है कि इसके बाद हम अपने जो व्हीकल्स हैं उसकी डाइवर्जन यहाँ पे गलियात की तरफ ना करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि टूरिस्ट जब लाहौर से कराची से ऑलरेडी आ चुका होता है, जिसमें हमें मीडिया की सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए। नहीं सर, ये बात अपनी जगह, ये बात अपनी जगह कि लाहौर से कोई आ जाए, कराची से कोई आ जाए सर, लेकिन अगर एक जगह की, एक स्पॉट की, एक शहर की, एक इलाके की कैपेसिटी 50,000 है, जो कि आपने अगर बढ़ा के 1 लाख कर भी दी, वहां सर 4 लाख टूरिस्ट आ चुके हैं। सर आपको नहीं लगता दिस इज द पॉइंट टू थिंक कि आप पाबंदी लगानी चाहिए, अनाउंस कर देना चाहिए कि अब इस इलाके में किसी को आने नहीं दिया जाएगा एटलीस्ट फॉर 2-3 डेज, जब तक कि लोग वहां से वापस नहीं निकलते, उनका इनखला नहीं होता? पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए थी जी, प्लानिंग होनी चाहिए थी सर। जी मैंने कहा ना, हमने ये हर साल तकरीबन इस तरह होता है। हमने इस दफा फिर जो ट्रैफिक पुलिस है, जो मोटरवे पुलिस है, उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन में है कि इंस्टेड ऑफ जब गलियात इंटर हो, लोगों को तकलीफ हो, हम मोटरवे पे ही, वहाँ पे मोटरवे पुलिस के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी, कि उनको बता दे काइंडली बराए मेहरबानी आप गलियात की तरफ सफर ना करें, मरी की तरफ सफर ना करें। सर वी होप हमें ये कहना ना पड़े कि आप लोगों ने बहुत लेट नए सिरे से विजिट किया इन पॉलिसीज को। अब जरा सर मुझे ये भी बताइएगा, एक तरफ तो ये वाला मामला है, मैं बड़ा जल्दी से चाह रही थी पहले ये सवाल करना, अभी आप बता दीजिए ये डैमेज कितना हुआ लॉकडाउन की वजह से, वो नुकसान जरा पहले बताइए हमें। मैं पहले आपके इस सवाल का जवाब दूंगा कि रिविजिट हम देखिए डेली बेसिस पे होता है। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते बाज़ औक़ात कि किस टाइम पे टूरिस्ट ज्यादा होता है, और इसमें माशाल्लाह ये 4 लाख की कैपेसिटी का ये मतलब नहीं कि 4 लाख लोग यहाँ पे आए, इसमें 50% ज्यादा डे विजिटर होता है जो कि वापस चला जाता है, और 50% वो होता है जो यहाँ पे स्टे कर रहा होता है, जिसको भी मैनेज कर सकते हैं। अगर डे विजिटर की बात हो तो गलियात की तकरीबन 5 से 6 लाख कैपेसिटी मौजूद है, इस वजह से अभी हम उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। जो ओवरऑल नुकसान है ऑलमोस्ट 4.5 महीने चूंकि सारे इलाके बंद रहे, तो हमारे पास कोई 5 से 6 अरब रुपए का जो यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी जो प्रोड्यूस होती है यहाँ पे गलियात में, वो है 20 to 25 बिलियन रुपीज इन ईयर। और चूंकि ये एक पीक सीजन होता है, हमारा नॉर्मली पीक सीजन मई से स्टार्ट हो जाता है, तो मई, जून एंड जुलाई ये 3 महीने हमारे पीक होते हैं। आप समझ सकते हैं कि 1/3 ऑफ द टोटल ईयर जो इकोनॉमी जनरेशन यहाँ पे हो सकती है वो हम लॉस कर चुके हैं, और जिसकी वजह से एक सीजनल यहाँ के लोगों की अर्निंग होती है, क्योंकि ये 4 महीने लोग कमाते हैं और फिर उसके बाद 8 महीने या 12 महीने पूरे साल इसी पैसों पे ही वो गुजारा करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 महीने उनके लिए साल के बराबर की इकोनॉमी, और यही डैमेज है। अल्लाह करे कि मामलात बेहतर हो जाएं। कुछ और मसाइल भी लोगों के इकट्ठा होने से देखने में आते हैं। एक और बात मैं किरण से पूछना चाहता था सर, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था डायरेक्टर महकमा सियाहत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से, नो मास्क नो टूरिज्म। जाहिर है आप लोग उसको चेक कर रहे होंगे, स्पॉट्स पर वाकई आपकी इंतजामिया मौजूद है जो कि चेक करते हैं किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ तो कोई चालान करें या उनको बताएं, रोकें, या उनको ना जाने दिया जाए किसी और स्पॉट पर, या वहीं रोक लिया जाए कि मास्क नहीं पहनेंगे तो घूम फिर नहीं सकते, ऐसा कुछ हुआ है सर? जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ऑफ केपी ने, बल्कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद 3 दिन पहले यहाँ पे पर्सनली गलियात का विजिट किया, यहाँ के बाजारों का विजिट किया, और उन्होंने हमें यही गाइडलाइन दी कि नो मास्क नो टूरिज्म। हमने दोनों चेक पॉइंट हमारी पुलिस मौजूद है, जिनके पास मास्क नहीं है। नहीं, मैं चेक पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा सर, मैं तो इलाके के अंदर की बात कर रहा हूँ, स्पॉट्स की बात कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हमारे जहाँ पे टूरिस्ट की रश बहुत ज्यादा होती है, वहाँ पे हमारे मॉनिटरिंग टीम है। हमारे पास सेफ्टी किट्स है, हम उनको फ्री सेफ्टी किट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं इनिशियली 3 दिन में, जो अवेयरनेस कैंपेन है। उसके बाद हमारा फाइन का मैकेनिज्म होगा, 500 रुपए मिनिमम फाइन होगा, जिसके साथ हम उनको फ्री किट भी प्रोवाइड, यानी जो मास्क नहीं पहनेगा वो 500 रुपए का जुर्माना भरेगा, लेकिन एट द सेम टाइम सर जाहिर है
आप कम से कम आप अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। कुछ जिम्मेदारियां हमारी अपनी भी हैं, जिसमें से एक तो ये है कि जहां पर जा रहे हैं मास्क पहने, दूसरा ये कि अगर लगे कि वहां रश ज्यादा हो गया तो प्लीज पिक अनदर स्पॉट, वहां पर चले जाएं। सर बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इससे मुताबिक बात करें। ये पास एक ऑप्शन और भी है, क्या? जो वायलेशन करे ना उसकी छुट्टियां महदूद कर दें, उसके लिए प्लेसेस को विजिट करना महदूद कर दें, सिर्फ फाइन देने से काम नहीं चलेगा। ये बात आपकी ठीक है किरण, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं किरण कि कराची वालों को क्या जरूरत है गिलगित या बल्तिस्तान जाने की, स्वात जाने की, या किसी ऐसे ठंडे मकाम पर जाना पड़ता है, बर्फ देखनी होती है। क्या बात कर दी आपने? कराची में आपको दिखाते हैं ना बर्फबारी, है जी, दिखाएं। जी हाँ, कराची में हुई बर्फबारी ऐसी जबरदस्त। ये देखिए जी, अभी आपको पूरा नाम सुनवाते भी और दिखाते हुए हालात क्या थे यहाँ पे। ओके, बर्फबारी मिल रही है मुझे देखने को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मुआशरे को बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लोगों को हुकूक देने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हम बहुत छोटे छोटे से इक़दामात कर रहे हैं जो हमें बहुत बड़े लग रहे हैं, तो ये वक्त की अहम ज़रूरत है। जो खबर है हमारी अगली, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, यहाँ पर देखिए तो सही क्या किया गया। ख्वाजा सराओं के लिए खुसूसी नशिस्तों का ऐलान किया गया। GCU में खुसूसी नशिस्तों के अलावा अच्छे नंबर्स हासिल करने वाले ट्रांसजेंडर्स ओपन मेरिट पर भी दाखिला हासिल कर सकेंगे। कितनी अच्छी खबर है ये, इसी के ऊपर हमें अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर। जी दानियाल। जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, बड़ा प्रेस्टिजियस इदारा है लाहौर का, पंजाब का। उन्होंने ये फैसला किया है अपनी एक एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग के अंदर कि जितनी भी जो बैचलर्स की जो सीट्स होंगी उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर जो हर जो भी एक कोर्स होगा उसमें एक सीट रखी जाएगी ट्रांसजेंडर्स के लिए, स्पेसिफिक सीट होगी, उसके ऊपर किसी और को एडमिशन जो है वो नहीं दिया जा सकेगा। और इसकी वजह जो वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं वो ये कहते हैं कि हमने माशरे की इस्लाह करनी है, हमने जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उनको माशरे में उस जगह पर लेकर आना है जहाँ पर वो डॉक्टर्स बने, सियासतदान बने, लॉयर्स बने और फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर जो है वो अपना काम सर अंजाम दें। जी दानियाल, थैंक यू सो वेरी मच, आप इस बारे में हमें बता रहे थे। बहुत बड़ा इक़दाम है और जैसे देखिए दानियाल भी कह रहे थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना इस बात की कि वो आगे बढ़ें मुकाबले के साथ में। कोई तरस नहीं है इसमें, कोई कमज़ोरी नहीं है इसमें, पूरी मजबूती के साथ में जम के आगे बढ़ने का मौका है। तो सारे के सारे मामले के ऊपर हम बात करेंगे। हमारा साथ देंगे वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी। वेलकम टू नया दिन सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। सर बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत बड़ा फैसला है। सर प्लीज़ हमें इसकी, हमारे रिपोर्टर जो बता रहे थे सो बता रहे थे, आप हमें इसकी डिटेल्स बताइए। आपकी बात लोग ज़्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत शौक से सुन रहे हैं। जी बिल्कुल जी, ये हमारे माशरे का एक बहुत पिसा हुआ तबका है और इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ हमें मौका मिले हम ऐसे इक़दाम करें कि जिससे इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। और तालीम की रसाई से बेहतर और अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। तो हमने अपनी तरफ से, हम एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, जो आम 150 साल से ज़ायद अरसे पहले हो चुका है और उसकी तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हम अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी यानी ख्वाजा सराओं के लिए स्पेशल सीट्स का तयन कर रहे हैं। हम इस साल पहले साल जो बड़ा एक स्टेप ले रहे हैं वो ये कि 5 बच्चे ऐसे जो कि स्पेशल सीट्स पर यूनिवर्सिटी डिग्री में दाखिला लेंगे और उनकी पसंद के जो मजमून होंगे उसमें वो यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट कर सकेंगे। ओके देखिए ये तो एक तरह का पहला स्टेप है कि हम एडमिशन दें, लेकिन उसके बाद एक और मुश्किल मरहला ये है कि जब वो हमारे बच्चे और बच्चियों के दरमियान आकर अपनी पढ़ाई करें तो उनको अच्छी तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ उनको वही मौके फराहम करें कि जो कि दूसरे हमारे बच्चे और बच्चियों को। और सर ये एक हमारी मेरी नज़र में जी ये सर अपनी बात भी मुकम्मल करने साथ प्लीज़ ये भी बताइएगा सर, बुली ना हो, उनको कोई मसला ना हो ट्रांसजेंडर्स को, इसके हवाले से भी यूनिवर्सिटी सोच रही है? जी बिल्कुल, इसीलिए इस पहले मरहले में हमने सिर्फ 5 सीट्स अनाउंस की हैं और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में हम इस तरीके से इंसेंटिव्स क्रिएट करेंगे इस कम्युनिटी में कि तालीम के ज़रिए जो बैकवर्डनेस है हमारी सोसाइटी में उनके बारे में वो अपनी तालीम की मदद से अपनी मदद आप कर सकें। और हम अपने इंस्टीट्यूशन में एक पॉजिटिव स्पिरिट क्रिएट कर रहे हैं
कि इनको उसी तरह के मौके फराहम किए जाएँ जो दूसरे बच्चों और बच्चियों को। सर, यहाँ कराची में एक दो स्कूल्स में ऐसा फैसला किया गया था कि ट्रांसजेंडर बच्चों को लेकर आएँ और उनको दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाएं। वहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस किया गया, वो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स आ गए और उन्होंने आके कहा कि हम इस तरह अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। सर, उनको समझाना इतना मुश्किल था, वो छोटे बच्चे थे, ये तो बड़े बच्चे हैं, और फिर इसको केटर करने के लिए भी आप लोगों ने कुछ सोच के रखा है? जी बिल्कुल सोचा है जी। ये एक तरह की हमारे तालीमी इदारों का ये एक फ़र्ज़ है कि माशरे में दुरुस्तगी लाएँ। जो हमारे माशरे में ख़राबियाँ हैं वो हम अपने तरीके से एक तरह की मशअल राह बने अपनी सोसाइटी के लिए। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, जो कि मैं पहले कह चुका हूँ कि उसको अब 156 साल हो चुके हैं, वो हमेशा से पाकिस्तानी माशरे को बनाने में और उसकी दुरुस्तगी में मसरूफ़ रहा है। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है और मेरी यही आपके फोरम से ये ख्वाहिश है, दरख्वास्त है, ख़ास तौर पे जो बेसिक एजुकेशन के इदारे हैं कि वो इन बच्चों को बराबर की अपॉर्चुनिटी दें और इस तरीके से इनकी मदद करें कि हर बच्चा जो है वो अपनी कम्युनिटी में एक रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट करे, कि वो जाके बताए कि तालीम की रसाई की मदद से, तालीम हासिल करने की मदद से वो जो एक माशरे में हमारा पसमानदा मकाम है वो हम ख़त्म कर सकते। सही, बहुत शुक्रिया सर, हेड्स ऑफ, बहुत अच्छे स्टेप, बहुत अच्छे इक़दामात। ये ख़बर थी, इसके असरात भी होंगे और वो अच्छे असरात होंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। तो हमने इस मौजू के ऊपर बात की, और भी मौजूद बाकी हैं। एग्जैक्टली आपको दादू के फ्लड से मुतालिक भी हम अपडेट करेंगे, बलूचिस्तान की बात भी करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। लेकर चलते हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पर सिचुएशन क्या है। हालिया बारिशों के बाद वहाँ पर भी तबाही है और इमदादी काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने। लियाकत शाहवानी साहब, बेहद शुक्रिया। सर, बारिश के बायस जो देहात ज़ेरे आब आए, वहाँ पर इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक प्लीज़ बताइएगा। जो शहरी वहाँ पर या देहाती वहाँ पर फंसे हुए थे, क्या उनको रेस्क्यू कर लिया गया है? जी, नुकसानात हुए हैं और हमारे तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ बारिशें हुई हैं। 15 रोज़ कबल बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अलर्ट भी जारी किया था। अपने तौर पे हमने तैयारियां अपनी मुकम्मल कर ली थी। PDMA है हमारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, CMDU, यहाँ पे तैयारियां मुकम्मल थी। लेकिन ये है कि हैवी रेनफॉल हुई और इससे अब तक बलूचिस्तान के 15 डिस्ट्रिक्ट्स वो मुतासर हुए हैं। 300 के करीब अब तक जो देहात हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं और लोगों का माल मवेशी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। 8 अफराद की हलाकतें हुई हैं, 17 ज़ख्मी हुए हैं और अक्सर हमारी जो शाहराएँ वो टूट गई हैं, ख़ुसूसन N65 कोयटा जैकबाबाद जो शाहरा है बीबी नानी के मकाम पे वो जो ब्रिज है मुकम्मल वो टूट चुका है और वो उसको बहाली में अब वक्त लगेगा। तो अल्टरनेट के तौर पे वहाँ जो रेलवे सर्विस है ट्रैक को रेस्टोर किया गया है और रेलवे से भी गुजारिश की गई है कि जब तक ब्रिज रेस्टोर नहीं होती उस वक्त तक स्पेशल ट्रेन सर्विस का भी आगाज़ किया जाए। सर, कुछ और फिगर्स भी शेयर कर सकते हैं आप इन बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ, उस सब की वजह से ज़्यादा हिस्से कौन से मुतासर हुए, कितनी तबाही हुई? देखिए, सबसे ज़्यादा हमारा कच्ची, बोलान, लसबेला, जलमक्सी, खुजदार, कलात, ये एरियाज़ ज़्यादा मुतासर हुए हैं और जलमक्सी में काफ़ी लोग स्टैंडर्ड थे और जलमक्सी ही में चूँकि हमारा जो राब्ता है वहाँ से मुनक़ता हो गया, लेकिन सिंध से वहाँ एक्सेस की जा सकती है। तो इसलिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सिंध PDMA से हमने गुजारिश की है कि वहाँ पे 500 फैमिलीज़ को रिलीफ आइटम और राशन वगैरह जो उनकी ज़रूरियात है हमने लिस्ट भिजवा दी है, उनको फराम करें जिन्हों और उन्होंने ओके किया, इंशाल्लाह वो फराम करेंगे। जलमक्सी ही में रोड बहुत टूटे हैं। बीबी नानी के मकाम पे बोलान पे वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो ब्रिज बिल्कुल बह गया है और इसी तरह कोस्टल हाईवे पे भी काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन पदों के मकाम पे जो एक रोड में शगाफ पड़ गई थी, ट्रैफिक मुअत्तल हो गई थी, उसको रेस्टोर कर दिया गया। इसी तरह सिब्बी और कोलू का जो शाहरा है
वो मुतासर हो चुका था, लेकिन अभी जो है घंटे 2 कबल जो है उसे भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। तो मेनली इन एरियाज़ में ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये वो एरियाज़ है वैसे भी दूर दराज हैं बलूचिस्तान से, और इन एरियाज़ में ख़ुसूसन लाइव स्टॉक एरियाज़ हैं, लाइव स्टॉक को बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। कुछ फसलें जो इस सीज़न के हैं उसको नुकसान हुआ है, और लोगों का मैंने पहले जिक्र किया कि 8 अफराद इन्हीं एरियाज़ में अब तक वो जाम पक हुए हैं, 17 ज़ख्मी हुए हैं। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमारी कमिटमेंट, हमारी कोशिश है अपने लोगों को मैक्सिमम रिलीज। अच्छा, ये बताइए, ये फरमाइएगा, अगर रवा हफ्ते दोबारा बारिश शुरू हो जाती है तो क्या जो मुतल्लिक़ा इलाके हैं हंगामी हालात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं? क्या जो लोग हैं, रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तैयारी पूरी है? देखिए, हम मुकम्मल अलर्ट पे हैं। सीएम साहब जो है तमाम इन ऑपरेशन को खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। सीएम सेक्रेटरी में CMDU हमारा एक यूनिट है, वहाँ कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया जा चुका है, BCOC में इस्टेब्लिश किया जा चुका है, तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं, PDMA में इस्टेब्लिश कर चुके हैं। इसके अलावा आज ही CM साहब ने CNW, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, हेल्थ, PHE इन डिपार्टमेंट्स को भी हाई अलर्ट पर रहने के अहकाम जारी किए हैं, और जो CNW, इरीगेशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी मशीनरी और उनका HR उसको भी मोबिलाइज हम कर चुके हैं। तमाम DCs, कमिश्नर्स को पैसे रिलीज किए जा चुके हैं कंटिजेंसी के तहत वो लोगों का, ताकि फौरी तौर पे उनको रिलीफ बहम पहुंचा सके। और आवाम से गुजारिश है दो, एक तो ये कि जिन एरियाज़ में फोरकास्ट है कि वहाँ बारिशें हो सकती हैं, वहाँ वो अब ट्रैवल ना करें, अपने घरों पे रहें, गैर ज़रूरी जो ट्रैवल है उससे अवॉइड करें। और दूसरा, आवाम से गुजारिश है कि वो हमारे साथ राब्ते में रहें। CM साहब खुद तमाम जो लोग राब्ता कर रहे हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं। लोगों के पास SMS का सहूलत है, कहीं नेट की सहूलत है, सोशल मीडिया व्हाट्सएवर, अगर कोई लोग स्टैंडर्ड हैं वो हमसे रब्ता करें। लोगों के इस राब्ते की बुनियाद पर हमने काफ़ी लोगों का रेस्क्यू किया है। अब तक 300 से ज़ायद लोग हमने रेस्क्यू किए हैं। तो लोग हमसे अपना राब्ता वो जारी रखें, हम लोगों से राब्ते में हैं, ताकि ये जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है इससे जो है बखैर आफियत निकला जा सके और नुकसानात कम से कम हों। सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है, अहमियत रखती है, इंसानी जानें रखती हैं, और टॉप प्रायोरिटी पे उनको रेस्क्यू करने के लिए पूरी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो हम पूरी कोशिश की बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से टू फैसिलिटेट द सिटीजन। बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मौजूद बाकी हैं, स्टे विद अस। बढ़ते हैं आगे। टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अच्छी खबर यह है कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने मेडिकल इंजीनियरिंग और ज़राअत से मुतालिक 2 प्रोग्राम्स लाने का ऐलान कर दिया है। इन दोनों प्रोग्राम्स या फॉर दैट मैटर प्रोजेक्ट से मुतालिक हम बात करेंगे। हमें फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। फवाद साहब, गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। रेवोल्यूशनराइज कर रहे हैं सर इस इंडस्ट्री को आपने पहले भी शेयर किया था। प्लीज़, क्योंकि आज हम दोबारा इस टॉपिक पर बैठे हैं तो मैं चाह रहा हूँ आप इसके पॉइंटर्स शेयर करें। स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, हम ट्रेडिशनल मोड से अब मॉडर्नाइज हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह इस वीक हम प्राइम मिनिस्टर साहब की अप्रूवल से जो है वो देंगे। इसमें हम ये कर रहे हैं कि हम एक एग्रीकल्चर सर्विसेज कंपनी क्रिएट कर रहे हैं अपनी मिनिस्ट्री के साथ। मेजॉरिटी शेयर जो है वो प्राइवेट होंगे। उस एग्रीकल्चर सर्विस कंपनी ये करेगी कि 2-2.5 एकड़, 5 एकड़ और 12.5 एकड़ की जो फॉर्म्स हैं, हम फार्मर के साथ उसको एक सर्विसेज एग्रीमेंट करेंगे। उसके बाद सॉइल सिलेक्शन, उसकी सॉइल एनालिसिस से लेकर के सीड सिलेक्शन और उसके बाद पैकिंग तक तमाम जो उस फॉर्म का एक टेक्नोलॉजी पैकेज है वो हम देंगे, जिसमें सेंसर्स शामिल हैं कि पानी की जरूरत कब है, उसमें हर पौधा जो है उसकी सेहत मॉनिटर होगी ड्रोन्स के जरिए और स्प्रे ड्रोन्स के जरिए। तो ये पूरा एक टेक्नोलॉजी पैकेज है जो फॉर्म्स को मिलेगा। इब्तदाई तौर के ऊपर हम 200 से 250 फॉर्म जो है वो सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो चाइना है वहाँ पर 1 एकड़ का फॉर्म जो है वो सस्टेनेबल है, यानी 1 एकड़ के फॉर्म में इतना पैसा किसान कमा सकता है कि उसको कोई और जरूरत नहीं रहती। पाकिस्तान में 12.5 एकड़ के ऊपर भी किसान जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। सो इसका मतलब यह है कि हमारी जो ज़राई पैदावार है, हमारी जो ज़राअत है वो बहुत ही पसमानदा है। और हमारा ये जो प्रोग्राम है इसके ज़रिए इंशाल्लाह हम अपनी जो ज़राअत है उसको रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं।
नॉन ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर है उससे हम शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल काली मिर्च है, एवोकाडोज हैं, एस्पैरागस हैं, चेरी टमाटोज हैं, ये जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं, इनसे ये फॉर्म्स हम शुरू कर रहे हैं। फिर इसको बड़े फॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे। ट्रेडिशनल जो हमारा वीट है, हमारी गन्ना है, इनके ऊपर फिर बाद में लेके जाएंगे। पहले नॉन ट्रेडिशनल से शुरू करके फिर ट्रेडिशनल पे आएंगे। ज़बरदस्त सर। नॉन ट्रेडिशनल से ट्रेडिशनल, सर इस सफ़र के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। आप लोगों का एस्टिमेशन क्या है? करने में बात बहुत अच्छी लगती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको ये पता चले कि इसमें तो बहुत साल लगेंगे सर, वो उस पर थोड़ा दिल टूटता है। तो हमें बताएंगे आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है? नहीं, ये मेरे तो कोई प्रोजेक्ट जो है ना वो 2 साल 3 साल से ऊपर के नहीं होते, क्योंकि 2-3 साल से ऊपर में तो दुनिया बदल जाती है। ऐसे ही है, कोई एलॉन मस्क आ जाता है, कोई बिल गेट्स आ जाता है, कोई जकबर्ग आ जाता है, वो तो दुनिया ही बदल देता है। हमारे जो तमाम प्रोजेक्ट जो कम अज कम मैं कंसीव करता हूँ, वो 2 साल में हम उसको, अभी भी आप देखिए हमने ये सारा जो किया, आप लोगों ने तो खैर बिल्कुल उसको शुरू से कवर किया और आप साथ साथ लेके चलते रहे। समा का जो आपका प्रोग्राम था वो आप देखिए हमने आपके सामने 6 महीनों में वो सारी चीजें की। तो ये भी इंशाल्लाह ताला आप, मुझे उम्मीद है कि 1 साल में हम जो पहले 200 फॉर्म है वो तो हम बना लें। ठीक सर, अब मुझे बताइएगा सर, सियालकोट बदल रहा है और सियालकोट बदलेगा, उसके हवाले से प्लीज शेयर कीजिए। अच्छा, ये जब हुआ ये कि जब हमने ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के तहत हमने जब ये बनाया, एक ग्रुप बनाया जिसने वेंटिलेटर्स बनाए, तो उसके बाद अब हमने जायजा लिया कि आखिर हम कौन सी चीजें हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राइट। तो पता ये चला कि तकरीबन $700 मिलियन की जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं, और अभी इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स और मिलिट्री हॉस्पिटल शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है कि अराउंड $1 बिलियन की हम ये बेसिक इंपोर्ट जो है वो करते हैं। और सियालकोट शहर अकेला जो है वो $400 मिलियन, $398 मिलियन टू बी एग्जैक्ट, $400 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है सर्जिकल गुड्स की। अच्छा। और बहुत सारी जो कंपनीज हैं, ये जो $400 मिलियन की एक्सपोर्ट सियालकोट करता है, ये दुनिया में एक्चुअली $5 बिलियन की चीजें फिर ये फरोख्त होती है। लेकिन सर सियालकोट की आप जब बात करें और मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें, तो सर सियालकोट में तो स्पोर्ट्स के आलात हैं या स्पोर्ट्स के जो आर्टिकल्स हैं वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। वो भी करते हैं, लेकिन एक सेकंड में पहले बात कंप्लीट कर लूं कि इस वक्त ये हो क्या रहा है। देखिए, $400 मिलियन का जो सर्जिकल गुड्स सियालकोट भेजता है, वो फॉर एग्जांपल यहाँ से चाइना जाता है, उसकी सिर्फ स्टरलाइजेशन होती है, कोटिंग होती है, वो वापस जर्मनी जाता है, जर्मनी से सिर्फ हिंदुस्तान को पाकिस्तान की सर्जिकल गुड्स जो है वो तकरीबन $800 मिलियन की जर्मनी बेचता है। पाकिस्तान से $398 मिलियन की लेते हैं और जर्मनी वापस $800 मिलियन की इंडिया को बेचता है। इसी तरीके से जो ओवरऑल हमारी जो चीजें हैं वो तकरीबन $5 बिलियन की ये चीजें हैं जो कि दुनिया में बिकती हैं। सो हम सियालकोट को चाहते हैं कि एक उनको स्टेटस दिया जाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, और उससे पूरा जो सियालकोट की जो इंडस्ट्री है ये उठेगी। अब आपने जो स्पोर्ट्स की बात की है कि स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, सियालकोट बना रहा था ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स चीजें, फॉर एग्जांपल हॉकी बनती थी, अब हॉकी है, फॉर एग्जांपल टेनिस रैकेट्स बनते थे, फॉर एग्जांपल बैडमिंटन रैकेट्स बनते थे। अब हुआ ये है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, ये सारे रैकेट्स ग्रेफाइट के ऊपर चले गए हैं। ग्रेफाइट में वो चीजें हम नहीं बना रहे हैं। तो जब तक हम टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं रहेंगे, जब तक हम चीजों को साथ लेके नहीं चलेंगे, उस वक्त तक आप उसको जो है ना मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते। अभी हम इंशाल्लाह, ये स्पोर्ट्स की आपने बात की तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बताऊं। एक आपने ट्वीट देखा होगा जिसमें हमने देखा था कि वो कोको का 12 का जो बॉल है, और आपने कहा था आप खुद बनाएंगे। तो अब हम पीसीबी के साथ इंशाल्लाह एक MOU करने जा रहे हैं जिसमें हम स्पेसिफिकली जो क्रिकेट टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर एक इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, और सारे पाकिस्तान से। और बड़ी मुझे खुशी हुई है कि इतने जबरदस्त लड़के काम कर रहे हैं। हमने बैट में चिप लगा दी है, विकेट्स में चिप लगा दी है, वो आपको इंशाल्लाह 2 हफ्तों में दिखाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग काम। सर, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मेडिकल और फिर अब स्पोर्ट्स, अभी बचा क्या है, आगे करना क्या है, आपने क्या क्या सोचा हुआ है? टेक्नोलॉजी तो हर चीज में है ना, जिसमें आप लोग बैठे हुए हैं, ये देखे ना, टेक्नोलॉजी का शाहकार है कि हम लोग। सर, इससे मुझे आपकी ट्वीट याद आ गई। आपने कहा था कि अगर जरदारी साहब पे फर्ज जुर्मायद हो सकती है कैमरे लगाकर, तो नवाज शरीफ साहब का केस क्यों नहीं चल सकता? सर, इससे मुताल्लिक आप लोग कोर्ट जाने का भी सोच रहे हैं? कोर्ट को भी आप एक दरखास्त दें कि इस केस को भी ऐसे ही देखा जाए?
हम देखें, ये बात यह है कि ये जिस तरीके से केसेस चल रहे हैं, ये जिस तरीके से ये मामला जिस तरीके से सुस्त रवि का शिकार है, इस पे मायूसी है। जाहिर है कि तमाम लोगों का, हमारे को जाती झगड़े तो नहीं है नवाज शरीफ साहब से या मरियम बीबी से या इमरान खान का कोई जाती झगड़ा तो नहीं है। इशू ये है कि जब इल्जामात लगे हैं, उनके 3 इतना इस कौम का पैसा वक्त ज़ाया हुआ है, तो फिर कंक्लूड भी तो होना। इससे लोगों को एक एतमाद में कमी आती है इदारों के कि आपने इतना कुछ किया, उसके बाद पता चला अगर बेगुनाह है तो फिर खत्म करें, फिर नहीं चलना चाहिए। और अगर गुनाहगार है और उनके जो केसेस हैं वो सबके सामने, ये कहना कि उन्होंने पैसे लॉन्डर नहीं किए हैं, ये तो जाहिर है कि एक मजाक होगा। लेकिन बहरहाल मेरी नज़र में इसकी कंक्लूजन जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज फिर लोग जो है वो मायूस होते हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की पॉपुलेशन है। इसमें जो लोगों का सेंटिमेंट होता है उसको साथ लेके चलना। तो जिम्मेदार कौन है फिर? नैब की सुस्ती? इसमें कई जब जिम्मेदार जो है वो उन पे गिनने पे आ जाएंगे तो फिर कई आ जाएंगे। हमें भी हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। हम लोग जो जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म अभी तक हमें लाने चाहिए थे, अभी तक हम उनमें उस तरफ पेशरफ्त हमने नहीं की है, एंड वी शुड एडमिट दैट। और ये कि बस वो पहला कदम जो है ना, वो अगर इस सिलसिले में उठा लिया गया है तो अगली फिर सियासी, गैर सियासी शख्सियात और दीगर मुकदमात सब के लिए कर लेना चाहिए इसको। फिर स्पीड आएगी, फिर तेजी आएगी। देखिए ना, इशू यही है कि आप देखिए फॉर एग्जांपल जरदारी साहब को 13 पेशियां लगी कि वो कराची से लाहौर आए या इस्लामाबाद आए और फर्द जुर्म उनके ऊपर लगे। उसकी क्या जरूरत थी? जब आपका वीडियो लिंक है तो आप वीडियो लिंक के ऊपर जो है वो कर दें और उसके ऊपर चलें। हम लोग तो कुछ मुझे लगता है कि जिद सी बना के बैठ गए हर इदारा के, हमने चाहे मुनीबुर रहमान साहब हों या बाकी इदारे हों, हमने एक जिद बना ली है कि हमने आगे नहीं बढ़ना, कोई हमें उठा के ले। अच्छा फवाद साहब, सीरियसली मैंने और शोएब ने ये सोचा था कि हम जो है ना चांद के आसपास उसके मदार में घूमती कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ईद भी करीब नहीं है ना। सर वक्त बड़ा कम है, एक जुमले में अगर बता दें पिंक सॉल्ट पे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? पिंक सॉल्ट हमारा है और हम उसे खुद प्रोसेस करें, खुद पैकेजिंग करें, बजाय सिर्फ और मुल्क करें। देखिए मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने पहले भी ओवरसीज पाकिस्तानी पे भी मैं चाहता हूँ कि जो भी आए हमारे साथ खेवड़ा में, हमारा दुनिया का ये ऑब्वियसली सेकंड बड़ी दुनिया की जो है वो नमक की कान है, आप आइए और यहाँ पे प्लांट लगाइए। लेकिन हिंदुस्तान को जो एक्सपोर्ट होने वाली बात है ना वो दुरुस्त नहीं है। हमारा अभी भी कर रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल हिंदुस्तान को तो कोई नहीं जा रहा, भारत को हमारा नमक नहीं जा रहा। वहाँ पे और भी है, हमारा जो 2 बड़े यूनिट्स हैं जहाँ पे ये निकलता है, बहुत ज्यादा इतना नहीं निकलता जितना के ज्यादा सोशल मीडिया में आता है, उतना नहीं है। लेकिन बहरहाल उसको भी बेहतर यूज किया जा सकता है। सर फायदा भी नहीं हुआ ना, भारत को अपन नमक देने का, नमक हराम है वो लोग। बहुत शुक्रिया फवाद, मौजूद थे आप। नमक उन्होंने हमारा खाया था, भारत में फिर भी क्या करते हैं। फौरन इजाजत लीजिए। चलिए जी, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बाहर जाएं तो एहतियात के साथ, घूमने जाएं तो घूम के ही ना रह जाएं, मास्क जरूर पहने। करेंगे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।